हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राइमरी एनोमलस इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम स्तंभ में प्राथमिक असंगत आंतरिक संरचना तथा असंगत द्वितीयक वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कई कठलताओं व आरोही लताओं के स्तंभों की आंतरिक संरचना अन्य सामान्य द्विबीजपत्री स्तंभों की तुलना में विभिन्नताएं एवं विचलन लिए हुए होती है और इन विभिन्नताओं को ही असंगत आंतरिक संरचना एनोमलस इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अपने मूल विषय पर जाने से पूर्व हमें जान लेना उचित है कि ये कठलता और आरोही लता क्या होती है। देखिए, लिनाज एंड क्लाइंबर्स डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनके स्वभाव में व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ओर जहां कोमल अल्पकालिक देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम वृक्ष स्वभाव भी बहुतायत से पाया जाता है। जीवन काल की दृष्टि से द्विबीजपत्री पादप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनुअल, जिनको एक वर्षीय कहा जाता है। नंबर 2 बाइनियल, जिनको द्विवर्षीय कहा जाता है। और नंबर 3 पेरिनियल, जिनको बहुवर्षीय कहा जाता है। तो इस प्रकार जीवन काल के आधार पर द्विबीजपत्री पादप 3 प्रकार के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनका जीवन काल काफ़ी सालों तक या काफ़ी लंबा होता है। बहुवर्षीय पादपों में 3 प्रकार के स्तंभ पाए जाते हैं। नंबर 1 इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्टेम, ऊर्ध्व या मजबूत स्तंभ। नंबर 2 होता है वीक स्टेम, दुर्बल स्तंभ। और नंबर 3 होता है मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित स्तंभ। देखिए, जो ऊर्ध्व या मजबूत स्तंभ होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं, उन्हें खड़े होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो दुर्बल स्तंभ वाले पादप होते हैं वो बिना किसी सहारे के सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ये किसी भी सहारे जैसे किसी अन्य पादप पर या लकड़ी आदि से लिपटकर या अन्य किसी विधि से आरोहण करते हैं। जो दुर्लभ स्तंभ होते हैं उन्हें भी पुनः कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वास्तव में दुर्लभ स्तंभ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कठलताएं, लिनाज, और दूसरे होते हैं आरोही लताएं, क्लाइंबर्स। तीसरा जो प्रकार है तनों का, वो है रूपांतरित स्तंभ या मॉडिफाइड स्टेम। ऐसे जो स्तंभ होते हैं वो विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए भिन्न भिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद में हम एक बार फिर से जो दुर्बल स्तंभ है, वीक जो स्टेम है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दुर्बल स्तंभ या वीक स्टेम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तल सर्पी, जिनको ट्रेलिंग कहा जाता है, और दूसरा होता है आरोही, जिनको क्लाइंबिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेलिंग या तल सर्पी। तो देखिए, जब स्तंभ जमीन की समतल सतह पर लेटा हुआ रहता है तथा इसके अग्रवृद्धि क्षेत्र से सब ओर फैले हुए वृद्धि करता रहता है। दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तल सर्पी या ट्रेलिंग का अर्थ यहाँ हो गया कि इस प्रकार का स्तंभ है वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ ही वृद्धि करता है और इसके आगे वाले जो वृद्धि क्षेत्र है वो चारों ओर फैले हुए रहते हैं। ट्रेलिंग या तल सर्पी पादप या पादपों को पुनः 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें ए है प्रोस्टेट या शयन और बी है डेकुम्बेंट या ऊर्ध्व शीर्षी। सबसे पहले आप देखिए प्रोस्टेट या शयन।
जब स्तंभ जमीन की सतह पर पूरी तरह लेटे हुए शय्यान स्थिति में रहता है, मतलब स्तंभ जो है वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ ही रहता है, उसका कोई भी भाग ऊपर की ओर खड़ा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार के स्तंभ को कहा जाता है शय्यान या प्रोस्ट्रेट। जैसे हम बात करें कॉन्वोलुलस की, तो कॉन्वोलुलस जिसको शंख पुष्प भी कहा जाता है, उसका स्तंभ शय्यान या प्रोस्ट्रेट टाइप का होता है। वो पूर्णतया जमीन के ऊपर लेटा हुआ या शय्यान अवस्था में रहता है। दूसरा टाइप है डेक्युम्बेंट या ऊर्ध्वशीर्षी। नाम से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का स्तंभ जो है वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ रहता है, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग है वो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो ऊर्ध्वशीर्षी प्रकार या डेक्युम्बेंट प्रकार के स्तंभ है वो जमीन के ऊपर लेटे रहते हैं, लेकिन इनके जो शीर्ष भाग है या फिर इनकी शाखाओं के जो शीर्ष है वो ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं। इस प्रकार के स्तंभ का उदाहरण है ट्राइडेक्स। इसके बाद में हम दूसरे प्रकार के वीक स्टेम के बारे में चर्चा करेंगे, वो है क्लाइंबिंग, जिनको कहा जाता है आरोही। आरोही का मतलब होता है या फिर आरोहण का अर्थ होता है ऊपर की ओर चढ़ना। तो देखिए आरोही जो स्तंभ है वो किसी सहारे के द्वारा आरोहण करते हैं, अर्थात ऊपर की ओर चढ़ते हैं। आरोहण के तरीके के अनुसार आरोही स्तंभ या पादप कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कई पादप जो है वो मूल आरोही होते हैं, अर्थात मूल की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते हैं या आरोहण करते हैं। कुछ पादप हुक आरोही होते हैं जो हुकों की सहायता से ऊपर की ओर आरोहण करते हैं। कुछ सूल आरोही, कुछ प्रतान आरोही और कुछ स्तंभ आरोही होते हैं। आरोहण के कार्य में जिस अंग या संरचना का ये उपयोग करते हैं उन्हीं के अनुसार इनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक शब्द आया मूल आरोही। इसका मतलब इस प्रकार की जो पादप है वो मूल की सहायता से ऊपर की ओर आरोहण करते हैं। दूसरा आया स्तंभ आरोही। इसका मतलब वो स्तंभ की सहायता से आरोहण करते हैं। इनमें से जो स्तंभ आरोही पादप हमने देखे वो स्तंभ आरोही पादप दो प्रकार के होते हैं। जो पादप स्तंभों की सहायता से आरोहण करते हैं उन्हें स्तंभ आरोही पादप कहते हैं। और स्तंभ आरोही पादप जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वल्लरी, जिनको ट्विनर्स कहते हैं, और नंबर 2 होता है कठलताएं, जिनको वुडी क्लाइंबर्स या लिनाज कहा जाता है। यहाँ आप 2 नंबर में देख सकते हो। जो आरोही पादप है वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार था स्तंभ आरोही, जो स्टेम क्लाइंबर्स जिनको कहा जाता है। तो स्टेम क्लाइंबर्स जो अपने स्तंभ की सहायता से आरोहण करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्विनर्स या जिनको वल्लरी कहा जाता है, और नंबर 2 लिनाज या जिनको कठलता कहा जाता है। कठलता को वुडी क्लाइंबर्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्विनर्स या वल्लरी। नंबर ए वाला जो है स्टेम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ट्विनर या वल्लरी। देखिए जो ट्विनर्स होते हैं वो अन्य किसी बेलनाकार सहारे पर स्प्रिंग के समान लिपटा हुआ रहता है। ट्विनर्स या वल्लरी जो होते हैं वो किसी बेलनाकार सहारे पर स्प्रिंग के समान लिपटा रहता है। वल्लरी जो स्तंभ है या ट्विनर टाइप का जो स्टेम है वो सदैव शाखीय या हर्बेसियस टाइप का होता है। जैसे इसका उदाहरण है आइपोमिया कैरिका, रेलवे क्रीपर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य एग्जाम है तुरही, जिसको लूफा कहा जाता है, लूफा एकुंडुंगुला, और दूसरा है एरिस्टोलोकिया। तो इस प्रकार एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो वल्लरी या ट्विनर्स होते हैं वो शाकीय पादप होते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो शाकीय स्तंभ आरोही पादप होते हैं जो किसी बेलनाकार सहारे पर स्प्रिंग के समान लिपटे हुए रहते हैं। मतलब ये अपने तने की सहायता से आरोहण करते हैं, लेकिन ये चूँकि शाकीय पादप है इसलिए दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये अन्य किसी बेलनाकार सहारे पर स्प्रिंग की भांति लिपटे हुए हैं। जैसा कि इस प्रकार का स्तंभ पाया जाता है आइपोमिया कैरिका में और एरिस्टोलोकिया में और लूफा एक्यूटिंगुला में इस प्रकार का स्टेम पाया जाता है। दूसरे टाइप के जो
क्लाइंबिंग प्लांट है या स्टेम है वो है लिनाज या कठलताएं। देखिए लिनाज जो होते हैं या कठलता जो होती है वो भी आरोही पादप होते हैं, अपने स्टेम की सहायता या स्तंभ की सहायता से आरोहण करते हैं। लेकिन ये पादप जो होते हैं वो काष्ठीय होते हैं। वल्लरियाँ जो होती है वो शाकीय होती है और कठलताएं जो होती है वो काष्ठीय होती है। तो इनका स्तंभ भी किसी अन्य बेलनाकार सहारे पर अथवा स्वयं ही आपस में लिपटा रहता है, लेकिन इनका स्तंभ काफ़ी कठोर और काष्ठीय होता है। इस प्रकार का जो स्तंभ है वो बोगेनविलिया और बिग्नोनिया नामक पादपों में पाया जाता है। अब देखिए अधिकांश जो आरोही पादप होते हैं उनके स्तंभों की आंतरिक संरचना काफ़ी रुचिकर होती है और वो सामान्य स्तंभों की तुलना में काफ़ी भिन्न होती है। इसी प्रकार इनमें जो द्वितीयक वृद्धि जो होती है, द्वितीयक वृद्धि के दौरान भी इनमें कई विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि स्तंभों की सामान्य आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री स्तंभों में पाई जाने वाली सामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में भी हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे हम या फिर इस वीडियो को आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनको कंटिन्यू करते हुए हम असंगत प्राथमिक आंतरिक संरचना, एनोमलस प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर और असंगत द्वितीयक वृद्धि, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। वल्लरी और कठलता मैंने आपको या फिर हमने पादपों में जो स्तंभों के प्रकार इसलिए पढ़े कि अधिकांश जो असंगत आंतरिक संरचना है या फिर असंगत द्वितीयक वृद्धि है वो इन वल्लरी और कठलताओं में ही पाई जाती है, इसलिए इसके बारे में हमने पहले चर्चा की। थैंक यू।